सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, पीडीएम की आदत अवामी मसाइल को आप कह लें कि मुसलसल नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफादात बचाने की कोशिश बल्कि जिद्दोजहद में मसरूफ़ नज़र आ रही है। पीडीएम का आप समझ लें कि किबला सिर्फ़ और सिर्फ रियासती इदारों और हुकूमत की जानिब है। अपोजिशन हर रोज़ आप देख लें कि इल्ज़ाम का कोई नया तीर निकालती है और डायरेक्ट इदारों पर दाग देती है। अब देखा जाए तो ये अवामी एतबार की सियासत नहीं है, बल्कि इस सियासत को आप कह लें कि इंतशार की सियासत है। जो सियासी निज़ाम को अगर आप कह लें कि एक बड़ा धचका देने की कोशिश है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, पीडीएम इस वक्त आप ये समझ लें कि ख़तरनाक खेल की जानिब बढ़ रही है और ये ख़तरनाक खेल इसका रियासतों जो रियासती इदारे हैं उनसे टकराओ और उनके काम में बाकायदा मुदाखलत करना है। अब इस वक्त ज़रूरत किस बात की है कि अवामी मसाइल को हाईलाइट किया जाए, लेकिन यहाँ अपोजिशन बस आप देखें कि गिले शिकवे करती नज़र आती है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, हमारे साथ इंसाफ यहाँ पे नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, ब्ला 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 ब्ला। अब पीडीएम को ये लगता है कि उसके जो मसाइल हैं ना उनका हल क्या है, इदारों को जितना दबा दिया जाए इनके मसाइल का हल निकल आएगा। और इनको ये भी लगता है मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनकी गलतफहमी है, इनको लगता है, दर हकीकत ऐसा नहीं है। इनको लगता है कि एक तो इदारों को दबा दिया जाए इनके मसाइल हल हो जाएंगे और इनको ये भी लगता है कि अपने जो मनपसंद इंसाफ की जो राह है या रास्ता उसको हमवार करने के लिए इदारों को बाकायदा तड़ियाँ देना, तड़ियों का मतलब समझते हैं पंजाबी में तड़ियाँ देना, धमकियाँ देना, तड़ियाँ लगाना इंतहाई ज़रूरी है। अब अपोजिशन पहले आपको पता है कि पाक फ़ौज पर कितने हमले कर चुकी है, कितने अल्फाज तुंदो तेज़ नश्तर तनकीद के और इल्ज़ामात की बुछाड़। और अब इस काम में जिस जमात ने टॉप किया, अगर मैं कहूँ टॉप, तो वो मुस्लिम लीग नून ही थी। इन्होंने पाक फ़ौज पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया, एक बार नहीं बारहा लगाया, बार बार लगाया। लेकिन फिर यही मुस्लिम लीग नून थी जो आर्मी चीफ से मुलाकातें करती रही, खुफिया मुलाकातें। खुफिया मुलाकातों का मतलब समझते हैं आप? अच्छा जी, अब क्या हुआ कि एक ऐसा वक्त आया कि जब नून लीग की जो नायब सदर है उन्होंने बाकायदा इशारा देते हुए कहा कि पाक फ़ौज से वो बात करना चाहती हैं, वो बहुत बेताब थी पाक फ़ौज से बात करने के लिए। समझ रहे हैं आप नाजरीन? तभी तो बार बार कहती रही कि पाक फ़ौज से बात हो सकती है, ये बात हो सकती है, यानी मर रही थी बात करने के लिए, लेकिन शर्त भी साथ रख रही थी कि शर्त के वो इमरान खान को हुकूमत से निकाल कर बाहर फेंक दें। अब आप मुझे एक बात बताएं कि क्या ये इदारों को खुद दावत नहीं थी कि वो जमहूरी बिसात को लपेट दें? यानी एक दूसरी बात देखें कि आप मिलना भी खुद चाह रही हैं, बात भी आप खुद करना चाह रही हैं और शर्तें भी आप खुद रख रही हैं। जो मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता है ना वो शराइत नहीं रखता। आप मिलना चाह रही हैं, आप बात करना चाह रही हैं, कोई आपको दावत नहीं दे रहा बात करने के लिए, तो फिर शराइत आप कैसे रख सकती हैं? इसको आप कॉन्फिडेंस की पीक कह लें, मिराज कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें। अब यानी इदारों को इनडायरेक्टली ये बाकायदा दावत दे रहे हैं कि वो जमहूरी बिसात को लपेट दें, यानी हुकूमत को ख़त्म कर दें, और फिर उनसे ये बात करना चाहेंगे, खुद बात करना चाहेंगे अपनी शराइत के साथ। अब मैं आपको यहाँ एक और बात बताऊँगी कि अगर नून लीग की बात मान ली जाए, चलिए दो सेकंड के लिए समझे कि मान ली जाए और इदारे ये गैर कानूनी जो कदम है ये उठा लें, जिसका वैसे दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, लेकिन चलें एक सेकंड के लिए सोच लें कि मान ली इनकी बात, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऐसा हो गया, तो ये इनके नज़दीक हलाल होगा या जायज़ होगा? ये जो मुदाखलत होगी, अगर ये मुदाखलत कर ली जाए तो ये हलाल होगी, क्या ये जायज़ होगी? और यही काम अगर इनके ख़िलाफ़ किया जाए, इनकी करप्शन पर अदलिया अगर इन्हें सज़ा सुना दे, तो फिर ये क्या होगा? हलाल नहीं होगा, बिल्कुल जायज़ भी नहीं होगा, बल्कि सियासी इंतकाम होगा, बहुत बड़े लेवल का इंतकाम होगा। सोची समझी साजिश के तहत अदलिया इनसे इंतकाम ले रही होगी। सियासत में मुदाखलत होती है और इन्हें लगता है कि जब इदारे इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं तो फिर जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है, और ऐसा वैसा ख़तरा नहीं, बहुत बड़े लेवल का ख़तरा होता है जमहूरियत को। फिर अपने खिलाफ दिए जाने वाले फ़ैसलों को गैर आइनी भी करार दिया जाने लगता है। और अपोजिशन पाक फ़ौज पर आम इंतखाबात में आपको पता है कि एक इल्ज़ाम बार बार लगाती है, धांधली का इल्ज़ाम, और इन्हें इमरान खान का क्या कहती है, बड़ा, इमरान खान का बड़ा कहती है।
लेकिन फिर इन्हीं बड़ों के कदमों में भी आकर गिर जाते हैं, बाकायदा ये लोग बिछ जाते हैं, गिर जाते हैं। और इनके हलाल और हराम का नज़ारा हमें ज़िमनी इंतखाबात में भी नज़र आया, जहाँ अपोजिशन जीते वहाँ इलेक्शन हलाल, धांधली से पाक, और जहाँ ये हारने लगे तो वहाँ पे आपको भी पता है कि हराम तरीन इंतखाबात और धांधली का इल्ज़ाम तो लगना ही लगना है, क्योंकि ये हार गए। इसे कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। यानी अगर ये कहा जाए कि ऑपोजिशन को सिर्फ हाँ सुनने की आदत है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी चाहती है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जहाँ इनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई इन्हें कानून पर चलने पर मजबूर ना करे, वो आइडियल सिचुएशन है, बेहतरीन है, और वहाँ जमहूरियत तो बहुत ज़्यादा है। अब मुस्लिम लीग नून ने पहले पाक फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, अब ये जमात सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को डिक्टेट करने चली है। जिन्होंने कानून की सरबुलंदी के लिए अपनी उम्रें लगा दी, उन मुंसिफों को कानून अब ये लोग पढ़ाएंगे, ये मरियम नवाज सिखाएंगी, मुस्लिम लीग नून सिखाएगी। अभी मुस्लिम लीग नून की जो मोहतरमा हैं मरियम नवाज साहिबा, ये शायद भूल रही हैं कि ये हुकूमत में नहीं है, और अगर हुकूमत में होती भी तो ये कहाँ का इंसाफ होता कि मौजिज़ जजेस को कहा जाए, मौजिज़ जजेस को ये कहा जाए कि ये फैसला लिखो वो ना लिखो, चूँकि ये फैसला हमें पसंद है वो हमें पसंद नहीं है, आपसे पूछ के लिखेंगे फैसले। होते कौन है आप लोग, कौन है आप लोग? लेकिन जिसको इतना मतलब लंबे अरसे हुक्मरानी की आदत पड़ जाती है ना, ये भी सच है, हकीकत है, वो क्या करते हैं, वो इक़्तिदार से निकल भी जाए ना तो वो अपने ख्वाबों में इक़्तिदार में ही रहता है, उसकी सुई वहीं पे रहती है, यानी वो अपने ख्वाबों में शहनशाह ही बना रहता है, उसकी शहनशाही फिर नहीं जाती, बड़ी डेंजरस हो जाती है फिर वो सिचुएशन कि जब वो इक़्तिदार से निकल जाए, दिमाग से इक़्तिदार ना निकले, फिर उसकी जो दिमागी हालत होती है ना वो इन लोगों जैसी हो जाती है, डेंजरस, ख़तरनाक। जब दिमाग में शहनशाही हो और वैसे हकीकत में इक़्तिदार छिन चुका हो, ये गौर कीजिए कि मेरे अल्फाज पे ख़तरनाक सिचुएशन होती है, डेंजरस सिचुएशन होती है। अब इसीलिए नून लीग के जो इदारों पर हमले हैं, हमले पे हमला, हमले पे हमला, हमले पे हमला, वो आज भी जारी है, ये सिलसिला रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। नून लीग के कायद के साहिबजादी ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ दिया तो ये फैसला तासुब पर मबनी होगा। क्या कहती हैं, ज़रा इन्हीं की ज़बानी देखिए और सुनिए। अच्छा, वैसे नाज़रीन सारे फ़ैसले कहाँ होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए, कानून साजी भी पार्लियामेंट का हक है, लेकिन वो मौसर कानून साजी, वो मौसर कानून साजी जिससे धांधली का रास्ता रुक सकता हो और हुकूमत उसके लिए संजीदा कोशिशें भी करे। और जब अपोजिशन इस मामले में बदनीयती से काम ले तो ऐसे में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की राय मांगे और आला अदलिया भी इस मामले में बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अब मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स भी आ जाएँ कि जी सेनेट का इंतखाब आइनी मामला है, अदालत इस मामले पर राय दे सकती है, लेकिन तरीक़ाकार की तब्दीली के लिए आइनी तरमीम पार्लियामेंट का काम है। अब इसके बावजूद नून लीग की नायब सदर अदलिया पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाएं तो मेरे ख्याल में ये तनकीद बराए इस्लाह नहीं है, बल्कि अदलिया से आप कह लें कि बुग़्ज़ है, नफ़रत है, अदावत है, इतनी नफ़रत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि सेनेट में खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला पार्लियामेंट को करना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉल अपनी कोर्ट में नहीं रखा बल्कि पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया कि वो जैसा चाहे खेले। अब नून लीग की ये नायब सदर इसके बावजूद क्या कहती हैं कि अदलिया हुकूमत की डूबती कश्ती को बचाने की कोशिश ना करे। मेरे ख्याल से सुनती नहीं है कि हो क्या रहा है, मतलब कोई भी फैसला उसमें मिठाइयाँ बांट लेते हैं, समझ नहीं आती इन लोगों को, रिमार्क से सुनते नहीं हैं, अपना तज्जिया देने बैठ जाते हैं। अब मेरा ख्याल है कि जो ये नून लीग की नायब सदर है ना, इनको शायद अंदाज़ा वाकई नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। सच पता है क्या, इंसान सिर्फ मोहब्बत में नहीं, मोहब्बत में तो अंधा हो ही जाता है, सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन नफ़रत में भी लोग अंधे हो जाते हैं और इस हद तक अंधे हो जाते हैं, इस हद तक ये मोहतरमा अंधी हो चुकी है, पता ही नहीं कि क्या बोले चले जा रही, बस बोले चले जा रही। अब मालूमात के लिए मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी कि अदलिया जमहूरियत को पटरी पर कायम रखने की बाकायदा कोशिश कर रही है और ये ऑपोजिशन जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, ये ज़बरदस्ती पटरी से उतारना चाहती है। और मज़े की बात ये कि नून लीग की जो नायब सदर साहिबाएं क्या कहती हैं कि सारे फैसले वज़ीर-ए-आज़म हाउस से होते हैं। अब ये बात अपने ज़रा गौर से सुनिए नाजरीन, गौर से ज़रा रुकिएगा, सुनिएगा। ये खातून कहती हैं, अब इनके कॉल फेल में कितना तजाद है, बल्कि कभी क्या बात करते हैं कभी क्या बात करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ और करते हैं, इनकी दो बातें आपस में नहीं मिलती। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने कन्फ्यूज़ हैं ये लोग।
ये कहते हैं कि जो फैसले हैं सारे वो वज़ीर आज़म हाउस से होते हैं और वज़ीर आज़म के हुक्म पर एजेंसियां चलती हैं, यानी एजेंसियां वज़ीर आज़म के हुक्म को फॉलो करती हैं, एजेंसियां वज़ीर आज़म से डिक्टेशन लेती हैं, वज़ीर आज़म से डिक्टेशन लेके काम करती हैं। अब पहले ये फैसला कर लें कि ये तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ताबेदार है और सिलेक्टेड है। वज़ीर आज़म ताबेदार हैं कि नहीं है, पहले ये फैसला करें कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि ताबेदार है वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड है, किनका सिलेक्टेड है किनका ताबेदार है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं जो आप कहना चाहते हैं ढके छुपे अल्फाज में। अब आप या ये डिसाइड कर लें कि आया कि वो ताबेदार है या हुक्म देना चाहते हैं, वो सिलेक्टेड है या इस सिचुएशन या इस आप कह लें कि कंडीशन में है कि वो हुक्म दे सकते हैं। अगर कोई हुक्म दे सकता है और कोई उनके मातहत है तो वो ताबेदार किसके हैं? फिर ये बात ज़रा मुझे समझा दें, मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोग वज़ीर आज़म को बाकायदा कठपुतली कहते हैं, सही है ना? तो अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ वज़ीर आज़म के कहने पर होता है। कौन सी कठपुतली होती है जिसके कहने पे कोई कुछ कर रहा होता है? कठपुतली तो किसी के कहने पे खुद चल रही होती है, उसके कहने पे कोई कैसे चल सकता है? कठपुतली किसी को इशारों पे कैसे नचा सकती है? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। यानी एजेंसियां उस कठपुतली के इशारों पे चलती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अजीब फिर कठपुतली है वो, जिसके कहने पर लोग चलते हैं, एजेंसियां चलती हैं, उनको फॉलो किया जाता है। चलिए अब आपकी बात मान लेते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ आपकी बात से कि वज़ीर आज़म आईनी तरीके से इंतखाबात जीते, कोई धांधली नहीं हुई और वो जीत चुके हैं आईनी तरीके से। जो आप धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं वो बाकायदा इल्ज़ाम है, आज आपने खुद साबित कर दिया कि आप लोग झूठ बोलते थे। और अपोजिशन का जो धांधली का इल्ज़ाम है कि फ़ौज ने इंतखाबात में धांधली करवाई, ये भी बिल्कुल गलत हो गया, आपने खुद ही साबित कर दिया अपनी बात से। तो फिर झगड़ा किस बात का रह गया? फिर तो सारी बात ही ख़त्म हो गई। फिर इदारों से इतनी नफरत की वजह क्या रह जाती है? अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि पाक फौज सियासत में कोई मुदाखलत नहीं कर रही, और आज आपने खुद साबित कर दिया। और आती है कि इदारे इमरान खान को लगाम डालें और उसको एनआरओ दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। अभी जो मौजिज़ अदलिया के मौजिज़ जजेज़ हैं, उनके खिलाफ नून लीग की जो आला क़यादत है उसमें इतनी नफ़रत, अदावत, इतना बुग़्ज़, सिर्फ इसलिए कि अदलिया उनके किसी भी गैर आइनी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और ये लोग उल्टा अदलिया को बुक से भरा हुआ कहकर उसकी गैर जानिबदारी को मशकूक करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि कोशिश में हमेशा नाकाम होते हैं, नाकामी इनके मुकद्दर में आती है। इनके ताहयात कायद का एक क्लिप होगा नून लीग के, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, वैसे हैरत की बात है, आज से तो नवाज शरीफ साहब, आपको तो बाबा नवाज शरीफ साहब कहना चाहिए। वो जो बाबा बंगाली और बाबा वो लिखा होता है ना, आप जब जाते हैं कहीं सफ़र करते हैं, खासतौर पे छोटे शहरों में एंटर होते हैं, तो दीवारों पे आपको लिखा नज़र आ रहा होता है कि धागे करने वाले जो बाबे होते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि आप दिल का हाल जान लेते हैं, आपको पता है कि दिल का हाल क्या है, किसी के दिल में क्या चल रहा है। अब इन्होंने जजेस के चेहरे पढ़ लिए, सोचे ज़रा कितना पहुंचा हुआ बंदा है ये, कि जजेस के चेहरे पढ़ लिए, जजेस के फैसले से पहले जजेस को जज कर लिया और अपना फैसला सुना दिया कि जजेस से तो इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कायद शायद भूल रहे हैं कि ये कौन थे। मैं इनको याद करवाती हूँ। इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म के तौहीन अदालत केस की समाअत के वक्फे के दौरान अदालत पर हमला कर दिया था, और यह हमला नून लीग के कायद को उस केस में बचाने के लिए करवाया गया था, क्योंकि फैसला नून लीग के कायद के खिलाफ आना था यकीनी तौर पर, और इसलिए आला अदलिया पर दबाव डाला गया ताकि उनसे मर्जी का फैसला लिया जा सके। ये हाकिमाना अंदाज से ज़्यादा ये जो कह लें गरूर और तकब्बुर से भरा लहजा जो नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में इदारों के खिलाफ अपनाए रखा, सब ने सुना इनका लहजा, सब ने देखा। अब नून लीग की नायब सदर ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तड़ियाँ लगाई हैं कि अगर उसने इमरान खान को रिलीफ दिया तो उसको शक की नज़र से देखा जाएगा। फैसला आने से पहले ऐसा बयान इस बात का मेरे ख्याल से वाज़ेह सबूत है कि नून लीग आला अदलिया से अपनी मर्जी का फैसला सुनना चाहती है, और ऐसा ना करने की सूरत में नून लीग सुप्रीम कोर्ट को अपनी तनकीद का निशाना बनाने से बाज नहीं आएगी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के वकील जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं, उनकी दलील क्या थी कि जी खुफिया वोटिंग ख़त्म हुई तो जमहूरियत के लिए धचका होगा। धांधली को फ़रोग देने वाला ये तरीकाकार जमहूरियत के लिए धचका हो या ना हो, लेकिन अवाम को इस दलील से धचका ज़रूर लगे। अब बात साबिक वज़ीर आज़म की साहिबजादी ये भी कहती पाई गई कि खुफिया वोटिंग होने या ना होने से मुताल्लिक कानून साजी अगर नून लीग की हुकूमत आई तो वो करेगी। अब अगर नून लीग इतनी संजीदा थी तो ज़रा मुझे बताएं कि जब ये हुकूमत में थी तब करा लेती ना, किसने रोका था? सिर्फ दिखावा करके ये जिताना कि नून लीग इंतखाबी इस्लाहात चाहती है, इससे काम चलाकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। और अब धांधली का रास्ता बंद करने की बात, नून लीग को ऐसा झटका लगा कि वो इतने पीछे हो गई, अब समझ लें कि अब आगे आने का नाम नहीं ले रही।
अब इनकी जो नायब सदर साहिबा है ना, जो बहुत ही कोई ज़हीन खातून है कि पता नहीं कहाँ से इनके ज़हन में आइडियाज़ आते हैं और ख़ुद उलझ के रह जाती हैं। मेरी ज़रा इनसे गुजारिश है कि अगर आप समझती हैं कि सेनेट में वोटिंग के तरीक़ाकार से मुताल्लिक कानून साजी हो जाए तो फिर हुकूमत का साथ देते हुए आपको क्या मसला है बीबी? मसला इमरान खान हुकूमत और इदारों से है मेरे ख्याल से, तभी तो आप लोग उस पर ज़मीन तंग करने की बात भी करते नहीं थकते हैं। निहाल हाशमी साहब का क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। वैसे यकीन जानिए, लगा ऐसा कोई पंजाबी फिल्मों का कोई विलन होता है उस तरह ये परफॉर्म कर रहे थे। और मुझे एक और बात याद है कि जब कोई कॉलर बिला वजह रॉन्ग नंबर डायल करता है, मतलब एक नंबर मिला देता है जहाँ कॉल नहीं करनी थी लेकिन मिला दी, भाई दिल चाह रहा था, और जब आगे से एक अजनबी की कॉल उठाई जाती है तो उस अजनबी शख्स से पूछा जाए कि तुम कौन हो, और वो आगे से अपना नाम बताने की बजाय उल्टा जिसको उसने कॉल मिलाई है उसका नाम पूछने लग जाए कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, मेरा नाम छोड़ो, अपना नाम बता दो। अब यही सूरत हाल नून लीग की है, यानी करप्शन मुकदमात इनके रहनुमाओं पर। और जब इनसे पूछा जाता है कि इतना पैसा कहाँ से आया तो उल्टा जवाब देने के लिए इदारों से हिसाब मांगने लगते हैं। जवाब नहीं देते, इदारों से हिसाब मांगते हैं। अभी निहाल हाशमी मौजूद जजेस पर ज़मीन तंग करने की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें पता था कि पार्टी की सोच ही है, यानी पार्टी की सोच ही है, यानी निहाल हाशमी के अंदर कौन बोल रहा है? इनका कायद बोल रहा है। इदारों पर हमले करना, उनको तड़ियाँ देना और इसके बावजूद मौजूद जजेस का इस पर सब्र कर लेना, जब्त कर लेना, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ज़र्फ है। अगर नून लीग की अदलिया के ख़िलाफ़ ये जो मुहाज़र आई है, इस पर तौहीन अदालत का केस बना दिया जाए तो फिर भी ये लोग इसको अदलिया की इंतकामी कार्रवाई ही करार देंगे। अपोजिशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालिबा कि वो गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को गिराए और अपने ऊपर कायम मुकदमात से किसी तरह से क्लीन चिट हासिल कर ले, या फिर इदारे इनके साथ मिलकर इनके अज़ाइम में इनका साथ दे, तो तब ये अदालतें बेहतरीन हो जाएंगी, आइडियल हो जाएंगी, परफेक्ट हो जाएंगी। ऐसी तो अदालतें फिर होंगी ही नहीं, इतनी अच्छी होंगी कि ढूंढने से नहीं मिलेंगी कहीं और। फिर पाक फौज से बड़ा इदारा इनके नज़दीक कोई होगा ही नहीं। तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे, दिन रात सोते बैठते उठते जागते हर वक्त ये लोग पाक फौज की और अदलिया की तारीफ़ें करेंगे, अगर वो हो जाए जो ये चाहते हैं। और अगर नून लीग के मिजाज से हटकर बात हो जाए तो फिर पाक फौज पर सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम ही लगेगा। यही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून ये दावा भी करती रही है कि पाक फौज ने इनसे बैकडोर राब्ते भी किए थे, और फिर इस दावे को DGISPR ने मुस्तरद भी कर दिया और दो टोक पैगाम दे दिया कि पाक फौज को सियासत में ना घसीटें। पाक फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और अगर इल्ज़ाम वालों के पास कोई ठोस सबूत हैं तो वो दे दें, लेकिन नून लीग सबूतों पर नहीं, इदारों को नीचा दिखाने पर यकीन रखती है। अब इनका बस नहीं चलता, वरना अदलिया और पाक फौज जैसे बावकार इदारों को मजीद नुकसान पहुंचाने में कोई कमी ये ना छोड़े। अगला क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा। निहाल हाशमी की तरह इनको भी देख के मुझे लिटरली याद आ गया, जैसे कोई पंजाबी फिल्मों के विलन होते हैं, सेम उस टाइप के करैक्टर्स हैं ये। पता नहीं ये क्या चाहते हैं, और ये चले हैं पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हमारी जो आने वाली नस्लें उनका मुस्तकबिल संवारने के दावेदार ये लोग। क्या कहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध में सेनेट टिकटों की तकसीम पर तहरीक इंसाफ दो धड़ों में बट गई है। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध लियाकत जतोई ने इल्ज़ाम लगाया कि सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ रुपए के एवज दिया गया। यह भी कहा गया कि पार्टी में 6 माह पहले शामिल होने वाले सैफुल्लाह को किस बुनियाद पर सेनेट का टिकट दिया गया है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को लिखे गए जो शिकायती खत है उसमें यह भी उनका कहना था कि सारे फैसले गवर्नर हाउस के ड्राइंग रूम में हो रहे हैं, हमारी तजावीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब इस हवाले से लियाकत जतोई ने 26 फरवरी को पार्टी रहनुमाओं समेत अपने जो साथी हैं उनका इजलास भी तलब किया है। अब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, और लियाकत जतोई के इस इल्ज़ाम के जवाब में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने लियाकत जतोई के इल्ज़ाम को बेहुदा करार दिया है। और गिल साहब क्या कहते हैं कि जो जतोई साहब अपने दावे का सबूत दें, और अगर सबूत नहीं दे सके तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। अब जो जोड़ तोड़ की सियासत है उसके माहिर जहांगीर तरीन साहब वो सेनेट इंतखाबात में मुतहरिक दिखाई दे रहे, लेकिन टिकटों की तकसीम पर PTI खुद तकसीम हो रही है, इख्तलाफात का शिकार हो रही है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद एंकर पर्सन एनालिस्ट उसामा गाजी, किसी तारुफ के मोहताज। उसामा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उसामा, ये इल्ज़ामात की सियासत, मतलब उन्होंने उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम ही ना भी साबित नहीं हुआ, साबित करना पड़ेगा। फिर शहबाज गिल साहब का भी आपने बयान पढ़ लिया कि वो आगे से कह रहे हैं कि बेहुदा है ये, और अगर ये सबूत नहीं दे सकते तो पार्टी एक्शन लेगी। ये तो आपस में बैठे हुए हैं,
मुखालिफिन के लिए तो बड़ी गुड न्यूज़ है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि शहबाज गिल साहब एक ऐसी लूज कैनन है कि वो कहीं भी चल जाती है, वो एक उनकी प्रिसीजन नहीं है, वो बस उन्होंने धमाका कर देना है उस तरफ के जो है, हाँ जी, वो सारे ही नीचे गिर जाएं। अब लियाकत जतोई साहब की एक स्टैंडिंग है, शहबाज गिल साहब को उस तरह से कोई काउंसिल इलेक्शन देखिए ना, वो एक डायनेमिक्स अलग है। बल्कि अगर आपकी इजाजत हो तो पैराशूटर का लफ्ज अगर मैं यूज करूं तो गलत नहीं चले, मैं नहीं कहता, क्योंकि फिर हर हुकूमत में इस तरह के पैराशूटर्स होते हैं। अब वो वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है, कैटेगरी में तो फॉल करते इतना तो मानते हैं। हाँ, किस शख्स को आपने, उनके लिए एक टर्मिनोलॉजी जरूर यूज होती है पैराशूटर कि जनाब के सियासी तौर पर कह सकते हैं, लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म को ये आइन में लिखा हुआ है, काबीना में वो मुशीर रख सकता है, स्पेशल असिस्टेंट रख सकता है, उसमें वो किसी को भी दे सकता है। बात के इतने मंजे पे सियासतदान को, वो इतने बड़े सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें बेहुदा और इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं शहबाज गिल के सामने से, बस यही तो एक मसला है। तो फिर आप कॉन्फिडेंस की दाद दें। मुझे लगता है आखिर में ये मसला सुलझाना पड़ेगा पीटीआई के बड़ों को बैठकर, और अब लियाकत जतोई साहब ने इल्जाम तो बहुत बड़ा लगा दिया और वो लगता है खाइफ भी लग रहे हैं। अब मसला ये होता है कि ये जो पुराने सियासतदान होते हैं उनका एक रख रखाव होता है, और ये जो सीजन आता है ना, ये सेनेट का, इस किस्म का जोड़ तोड़ का, या आगे बल्दियाती इलेक्शन अगर आ जाते हैं जहां पर ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वहां पर फिर ये अपनी डिमांड्स रखना शुरू करते हैं कि जनाब इतना अरसा हो गया आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, आप कराची में फिरते रहे, आप अंदरूनी सिंध आते हैं, हमें पूछते ही नहीं, या हमसे उस तरह मशवरा नहीं करते। अब इमरान खान साहब की शायद अपनी स्ट्रेटेजी है। अब जब वो कप्तान रहे तब तो वो सीनियर थे, जिसको चाहते थे खिलाते थे, जिसको चाहे बाहर कर दिया, नहीं हो मैं डिसाइड करूंगा ओपनर ये होगा, बॉलिंग पहले ये कराएगा। यहाँ यूं नहीं चल रहा, जो पुराने सियासतदान है उनको तंग कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए जो नए आ रहे हैं लोग, या जिनको उन्होंने फ्रेश लोगों को चांस दिया, वो पसंद भी नहीं आते उनको, तो लिहाजा इस वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। और अब उनको नोटिस भी चला गया है एक हरजाने का, सैफुल अबड़ो साहब ने भी भेज दिया, और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जा रहा है कि जी इसको इसके सबूत दें। और लियाकत जतोई साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जी मैं अदालत में जाकर दूंगा। अब ना तो इन चीजों के सबूत होते हैं, अगर सबूत होते हैं, जो वीडियोस आ चुकी हैं उनका अब तक क्या बन गया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वीडियोस आके क्या बन गया, लेकिन इतना बड़ा दावा अगर वो कह रहे हैं कि मैं अदालत में जाके सबूत दूंगा, तो फिर अगर वो नहीं देंगे तो फिर कैसे फेस करेंगे लोगों? डॉक्टर साहब, ना उन्होंने अदालत जाना है, अदालत जब बुलाएगी ये नोटिस, वो खुद जाएंगे अदालत, किस तरह जाएंगे? इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, कौन बुलाएगा? अदालत में कोई केस उनके खिलाफ तब होगा जब ये पीटीआई जाएगी, अंदाजा होता है कि वक्त के साथ साथ मामला वैसे ही दब जाता है, ठंडा हो जाता है। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप अपनी पार्टी को देना। आप जाएं, तहरीक इंसाफ सबूत मांग रही है, आप कहेंगे ये देखें ये बंदे हैं, इन्होंने इनको पैसे दिए हैं। अब देखिए अभी तो बयान आ गया आईटी मिनिस्टर साहब का, वफाकी वजीर है अमीनुल हक साहब, वो एमक्यूएम के हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुझे फोन किया, मैंने मकबूल सिद्दीकी साहब को बता दिया, खालिद मकबूल सिद्दीकी को, लेकिन साथ कह रहे हैं कि जी पैसों की ऑफर भी हुई है एमक्यूएम को। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया है, किसने किया है। तो पैसों की ऑफर्स चल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे इस दफा लग रहा है कि अब ना डरे बैठे हैं सब, और मुझे यही लगता है ऑफर्स तो हो रही है ना उसामा गाजी साहब, ऑफर्स तो हो रही है ना अभी, ऑफर्स हैं बिल्कुल। हर ये तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हो सकता। एक मंडी लगती है हर दफा, ये तो नहीं हो सकता कि अचानक से वो मंडी जो है वो बंद हो जाएगी कि इस दफा जनाब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो बैग शैग रखे हुए हैं, सब चल रहे हैं। ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये तमाम लोग जो एक पेज पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि मंडी वो चाहते हैं कि लगी रहे, ये तो मसला है। इसी में तो देखिए मंडी तो बंद ना, ताला लगे ना उस मंडी को। जब आपने एमएनए एमपी का इलेक्शन लड़ा है तो ये उनका सीजन आया कमाई का, या अब सीजन आ गया कि यहाँ पर मंडी लगनी है, और जैसे जैसे बड़ी बकरा ईद पे वो कसाबों का सीजन आता है ना, कि उनके रेट्स भी डबल हो जाते हैं और मिल भी नहीं रहे होते वो। ये देखिए किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। आप अगर देखें, अब वो चूंकि नून लीग में तो चलती मियां नवाज शरीफ साहब की है, वरना शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ कई लोगों पर खुश नहीं थे। मिसाल के तौर पर परवेज रशीद साहब, खैर अब तो वो नाहली हो गए। इस तरह से हर पार्टी में होता है। तो इमरान खान साहब की पार्टी में ये हो रहा है। कई लोग ऐसे उम्मीदवार थे जिनको नहीं मिला, वो कहते हैं, कोई कहता है हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें कुछ ना कुछ समझ जाएंगी, नुकसान तो होता है। अच्छा उसामा, ये जो उन्होंने खत लिखा है वज़ीर आज़म साहब को, अभी तो खैर वज़ीर आज़म साहब अभी नहीं है मुल्क में, तो लेकिन पढ़ेंगे, मुमकिन है कि जवाब भी देते हैं, नहीं देते चलें, वो उनका है। अब वो खत में ये भी लिखते हैं कि सारे फैसले जो हैं वो गवर्नर हाउस के ड्राइंग रूम में हो रहे हैं, हमारी तजावीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर। गवर्नर हाउस के ड्राइंग रूम में हो रहे हैं फैसले, उस ड्राइंग रूम में इनको भी बुला लिया जाए, उसके बाद मामला हल हो जाएगा। या लियाकत जतोई साहब के पास गवर्नर साहब चले जाएं, ये इतना ही होता है। और अभी भी अगर आप खुश हो जाएंगे वो, हाँ जी, सारे मसाइल हल भी हो जाएंगे। जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं अब अगले इलेक्शन में, या मिसाल के तौर में तो बल्दियाती इलेक्शन कह रहा हूँ, हाँ जी आपसे पूछ के आपके लोगों को एडजस्ट कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। कोई ना कोई खुरम लगारी साहब का बड़ा हुआ शोशा, वो भी मान गए, वज़ीर आला से मुलाकात हो गई। अच्छा सामा, ये भी बताइए इनके मामला जो होते हैं वो सेटल भी करने होते हैं, कोई इनके मुफादात तो मैं नहीं कहूंगी, कोई इनकी जो अपनी जो जायज मुतालिबात हैं वो कबूल किए जाते हैं, मंजूर किए जाते हैं, या फिर सिर्फ ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला होता है कि ईगो का इशू बना लिया कि भाई हमें तो पूछा नहीं जाता,
हमसे मुलाकात करें, हमें बुलाए जरा चाय पानी, हमें जरा प्रोटोकॉल दिया जाए। सिर्फ प्रोटोकॉल की हद तक होता है, ये बहुत बड़े बड़े मुतालिबात भी मनवाए जाते हैं उस ड्राइंग रूम की बैठक में बैठ। आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है, ये सारा कुछ ही हो रहा होता है। कोई है सिर्फ इस पर मान जाता है, कोई कहता है मेरा वो बंदा थानेदार आप लगा दें, उसको क्यों आपने ट्रांसफर कर दिया था, तब ये हुआ था, वज़ीर आला को नहीं लगा था। जहां तो उनको लग रहा हो कि पैसे मुझे आ रहे हैं तो आप लगा ही नहीं रहे, वहां तो फिर कुछ नहीं हो। जहां पैसा चल जाए डॉक्टर साहबा, वहां कोई रिश्तेदारी, कोई पार्टी, कोई बरादरी कुछ नहीं है। जब पैसा आ गया ना तो फिर तो कुरान पाक भी नहीं। आपको पता है जिनकी वीडियोस आई हैं, इन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर कहा जी हमने पैसे नहीं लिए, अब वीडियोस आ गई हैं। तो उन जिनकी वीडियोस आई हैं वो आप देख रहे हैं और वो मान रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं जी नहीं हम तो है नहीं, या वो कहेंगे जी हमने फलां जगह बैठे थे, इसमें फलां भी इन्वॉल्व था। तो जब आपका इतना गिर चुका है मेयार अखलाकी तौर पर, फिर आप क्या करेंगे? अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हमने ना एक बयान हल्फी तैयार किया है, हम वो साइन करवाएंगे लोगों से कि इसमें आप लिख कर देंगे जी आप पैसे नहीं ले रहे। अभी जो वीडियो वाली बात है, इसके बाद सियासत में बड़ी बेकायदा हलचल मच गई। मुझे बताएं कि जो वीडियोस आ रही हैं, हलचल मच रही है अभी सियासत में, जो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा है, जो भी पूरा तरीकाकार, तो ये कैसे रुकेगा? आपको लगता है कि रुक जाएगा ये मतलब रास्ता रोका जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना इतना आसान है यहाँ पे। कभी नहीं रुकना। हाँ ये जरूर हो जाएगा, कल को जनाब इमरान खान तो चुके बहुत बुरा है, उसके हाथ से हम अच्छा काम भी कोई होगा तो वो हमने नहीं करना। वो जरदारी साहब जिस तरह कहते थे ना, हम तो नवाज शरीफ के साथ अब जन्नत में भी नहीं जाएंगे, तो वो वाली बात है अब इमरान खान के लिए। अब वो दोनों इकट्ठे शायद पता नहीं दोजख में जाने को भी तैयार हो जाएंगे, कितना प्यार है, लेकिन इमरान खान के साथ तो अब कोई और बात है। तो वो खुद चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में कहते हैं कि हाँ जी ओपन होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पे यूटर्न ले लिया जाता है। हाँ जी है ना, वो आपकी बात बिल्कुल लिया जाएगा अगर चले जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए इनको, when the time is right, जब सारा कुछ हो चुका होगा उसके बाद शायद ये करेंगे, लेकिन तरीकाकार वारदात बदल जाएगा। अभी है इंडिविजुअल को जा रहे हैं, एमपीए को पैसे जा रहे हैं, फिर पार्टी कहेगी लाओ हमें लगाओ, क्या देते हो? जिसने सेनेटर बनना है वो कहेगा डायरेक्ट पार्टी से बात करें, तब यही होगा ना, ओपन बैलेटिंग होगी, पार्टी कहेगी तुमने इसको वोट करना है, इसको अच्छा ना किया तो फिर वो जो सेनेटर आएगा जो रेट देगा पार्टी को कि जी मैं आपकी फंडिंग कर रहा हूं, मैं आपको जनाब 50 करोड़ दे रहा हूं, मैं आपको 1 अरब रुपया दे रहा हूं, मुझे आप सेनेटर बना दे। क्यों बनना सेनेटर? आप जितने माफियाज हैं, जितने आप बड़े बड़े माफियाज हैं, पैसा कमाएंगे। 35 करोड़ एक रकम है ना, मतलब इतने पैसों के बस। देखिए ये जो पेट्रोल की डील्स होती हैं, बंदा भी देख रहा होता है ना कि इतना पैसे दे के आप उस जगह पे क्यों ऐसे क्या फायदे नजर आ रहे हैं? उसके बाद 35 अरब बनाना है, यही ना 35 अरब रुपए आपने बनाना है। देखिए वहां पर ब्रीफिंग्स होती हैं, लॉज पास होने हैं, उसमें फिर आप अपनी जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो माफिया, मिसाल के तौर पे वो पेट्रोल माफिया हो सकता है, बिजली माफिया हो सकता है, वो पानी का हो सकता है, वो सीमेंट का हो सकता है, वो कितना भी कारोबारी माफिया हो सकता है, वो फिर वहां पर एंगेज करता है कि इस तरह की आपने होने देनी है, इस तरह की नहीं होने दी, वहां पर लेनदेन होता है, बिल्कुल रेट लगते हैं, यानी ये मफादात का तहफ्फुज होता है। फिर सॉरी टू से मतलब इनकी औकात ही होती है ऐसे लोगों की कि पहले भी रेट लगवा के जाते हैं, बाद में भी फोर सेल ही रहते हैं हमेशा। वहां जाकर तो फिर जो पैसे आपने लगाए हैं ना उनको आपने रिट्रीव करना है, वो किसी ना किसी उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर वहां उस तरह की कानून साजी करवाते हैं जिससे उस माफिया का तहफ्फुज हो सके या उस माफिया को पैसे आ सके, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया जाता है ना। देखिए ये तो माजी हमारा है, स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह ऊपर नीचे इसहाक डार है, फर्ज करें आप वजीर खजाना है, मैं मिसाल देता हूँ, इल्जाम नहीं किसी पे लगा रहा, बहुत से रहे हैं, शौकत अजीज मेरे बहुत से लोग कहा जा रहा है जी। तो आप जब अंदर हैं हुकूमत के, आपको पता है हम अगले महीने क्या करने वाले हैं, अगले हफ्ते हम किस तरह का एसआरओ लाने वाले हैं, किसकी प्राइसेस को नीचे ले जाने लगे, किसी क्या सौदा होने वाला है, तो आप कहेंगे किसी को इस्तेमाल करने के लिए हम चंद घंटों में अरबों रुपया कमा लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कि भाई इसके खरीद दो, इसके बेच दो, हम ये करने वो करने लगे। मियां नवाज शरीफ साहब अपने दौर में ये किया करते थे कि जब इनकी जहाज आ रहा होता था स्टील का सारा, तो जब वो पहले उन्होंने बंद कर देना, लगा देना कि जनाब टैक्स है, जब उनका आ रहा है टैक्स खत्म हो गया, जब सामान सारा पहुंच गया फिर दोबारा टैक्स लगा दिया। यानी आप अपने मुकाबिल को आउट ही कर देते हैं मार्केट से। एक बंदा जो है वो विदाउट टैक्स स्टील ला रहा है मुल्क में, एक बंदे को टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये सियासत में आकर आप बेशुमार फायदे उठा सकते हैं। तो इसकी मैंने चंद आपको मिसालें दी हैं, तो इसलिए फिर रेट लगता है ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, ये जरूर हो जाएगा जब आप मेल्टिंग कर देंगे, सबको पता लग जाएगा, तो फिर डायरेक्ट आप कहेंगे आओ जी डायरेक्ट पार्टी से डील करो, डायरेक्ट पार्टी को। अच्छा मुझे शहबाज गिल साहब जरा दोबारा याद आ गया, शहबाज गिल टाइप जो लोग हैं जिन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा है, ना हल्कों में गए, ना लोगों को जवाब दे हैं, ना लोग इन पर कोई इत्मीनाद करते हैं, ठीक है चले किसी मेरिट की बुनियाद पर ही आए होंगे, लेकर आए उनको आगे, तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस कौन देता है? मतलब कॉन्फिडेंस भी पीछे से दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कॉन्फिडेंस देते हैं, ये तो नजर आता है इमरान खान साहब को लगता है कि बहुत से लोगों को मैं उनको इसलिए उनका नाम ले रही हूँ कि बहुत से लोगों को इनसे प्रॉब्लम है, बहुत से लोग ऐसे मुझे भी आपको भी मिलते होंगे जो हाँ बिल्कुल, अब तो ऑन रिकॉर्ड भी ऐसी बातें हैं, मैं बता दें नाज़रीन को नहीं पता जी। वज़ीर इत्तलात
ये वीडियो भी सामने आ चुकी है कि वो कह रहे हैं कि तुम क्यों बात कर रहे हो मीडिया से, वो कह रहे हैं जी मैं उनको बता रहा था, कहते ये मेरा काम है, तुम जरा साइड पर हो जाओ। तो वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार जब बनते हैं कि उससे पहले मैं बता दूं, मैं खबर ब्रेक कर दूं। मेरा एक सवाल है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मेरा सवाल है, जितने भी बड़े लोग वहां पे बैठे हुए हैं, कि आपके मंजे हुए जो सियासतदान है जो आपके साथ हैं, आप उन सियासतदानों को बाकायदा नाराज कर रहे हैं, नाला कर रहे हैं, बददिल कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। मतलब ये अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करें तो ये बनता नहीं है। होता यह है कि सीनियर जूनियर की लगी रहती है। आप इसहाक डार साहब और लेकिन आप जूनियर को सपोर्ट करके सीनियर को बददिल नहीं कर सकते ना। शाहिद खान अब्बासी इसहाक डार की हमेशा आपस में लगी रही, ख्वाजा आसिफ साहब इसी तरह से, चौधरी निसार वो लड़ते रहे, तो ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लड़ते अगर लड़ रहे हैं तो लेवल भी तो हो ना कि लड़ाई आप किससे कर रहे हैं, आपका लेवल भी तो वो हो, आपकी अचीवमेंट्स भी तो वो हो, आपस में लड़ रहे हैं। ये अब मैं क्या जी शहबाज गिल साहब से अपील ही कर सकता हूँ प्रोग्राम में कि शहबाज गिल साहब अपने रवैये को तब्दील करें, थोड़ी एहतियात करें, इस तरह ना करें। आखिर में जाके आपको ही मनाना पड़ना है कि जी अब मामला सेटल हो गया। आखिर में गलतफहमी की बुनियाद पर इसके बाद को शुक्रिया अदा करना है। आखिर में आप कैसे देख रहे हैं कि इनके तो आपस के जो ताल्लुकात है, पीटीए वाले आपस में झगड़े चले जा रहे हैं, आपस के मामला इनके खराब हैं, कोई इसको उलझा रहा है, कोई इसके लिए साजिशों के जाल बिछा रहा है, ये आपस में कहने के मतलब दुश्मन इनको बनाने की जरूरत नहीं है। इस चीज से कितना स्ट्रेंथ मिलती होगी मरियम नवाज को, नून लीग को, खासतौर पर जो ज्यादा उनके खिलाफ है। पीपल्स पार्टी तो हम कह सकते हैं किसी हद तक जमहूरी रास्ते पे चल रही है, लेकिन नून लीग इस टाइम पे चाह रही है कि पीटीए बट जाए किसी तरह से, और हमसे ज्यादा दुश्मन उनके अंदर ही हो पार्टी में। फायदा तब है कि जब लग रहा हो कि आइंदा उनकी हुकूमत आ सकती है और वो पार्टी स्ट्रांग होने जा रही है, जिसका कोई इम्कान बिल्कुल नहीं। और मिसिंग है किंग मेकर की, जहांगीर तरीन की। अगर उस जैसा बंदा दोबारा हो ना, अब इमरान खान हर एक को टाइम नहीं दे सकता। वो श्रीलंका के दौरे पे यहाँ के किस तरह संभाले, जब आएंगे अब जिस तरह नौशहरा के मामले पर वो खैबर पख्तूनख्वा गए, तो फिर उनको वो मामला भी संभालने पड़ रहे हैं बिकॉज ही इज मिसिंग द किंग मेकर। ओके ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापसी पे सदीक जान उनकी बड़ी वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान, उनकी बड़ी खबर। सदीक, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, क्या अहवाल है इस मुलाकात? जी बिल्कुल, आज आरिफ अलवी साहब के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई जिसमें मैं मौजूद था, और आज की मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह यह है कि आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने बताया कि पिछले 2.5 साल में उन्होंने उनके ऑफिस ने क्या कुछ किया है और किस तरह से वो एक्टिव हैं। आपको पता है कि इससे पहले जब ममनून साहब थे तो यही तासुर था कि वो हमेशा म्यूट पे ही रहते हैं, और उनके बारे में यही चलता था कि वो उनको साल में एक बार बाहर जो है वो धूप लगवाने के लिए निकाला जाता है, और ये भी उस वक्त था उनकी पूरे 5 वर्षों में एक ही, जी बिल्कुल, उनकी 5 वर्षों में एक ही तकरीर जो है वो मशहूर थी, जो उन्होंने कहा था कि जो करप्ट लोग हैं उनकी, बिल्कुल सही था, ऐसा ही होता था। बिल्कुल। और वो आरिफ अलवी साहब की एक ही मशहूर ज़माना तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि करप्ट लोगों के चेहरों पर लानत बरस रही है और देखेंगे आप कि इनके साथ ये होगा वो होगा, और बाद में फिर नवाज शरीफ साहब नायल हो गए थे, तो वो उनकी तकरीर वही बार बार चलती रही थी सबसे ज़्यादा। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने, बिल्कुल आरिफ अलवी साहब और आज उनके साथ जो उनकी एहलिया हैं वो भी मौजूद थी, उन्होंने सारा बताया। और यकीन करें डॉक्टर साहब, आज वहाँ जाकर जिस तरह से हमने चीज़ें देखी और उन्होंने ब्रीफ किया तो अंदाज़ा हुआ कि वाकई आरिफ अलवी साहब ने पिछले 2.5 वर्षों में ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम किया। उनकी एहलिया ने ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो सदर साहब ने डिसेबल पर्सन के हवाले से, और आज उनकी मुलाकात का मेन मकसद तो ये था कि हम जहाँ पे इतनी सियासत के ऊपर बात करते हैं वहाँ पे हमें मुआशरे की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इन चीज़ों पर भी बात करना चाहिए, अवेयरनेस लोगों में आम करनी चाहिए, बीमारियों के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से, जिससे हम कह सकें कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किया है। जो मुल्क हमें इतना कुछ दे रहा है, हम उसके बदले में उस मुल्क को क्या दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है, सदर साहब से मुलाकात हो, सहाफ़ी मौजूद हो और सियासत पर बात ना हो, तो उस हवाले से भी बात हुई। जो ऑर्डिनेंस वो जारी किया हुकूमत ने अभी, जिस तरह से ये आपको पता है कि सेनेट के ओपन बैलेटिंग के हवाले से उसके ऊपर भी सवाल हुआ, तो मतलब स्पेसिफिक तो नहीं लेकिन हुआ कि आप बहुत सारे ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो इस पे इसकी क्या वजूहत हैं। तो उन्होंने फिर फिगर्स बताई कि नून लीग जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी उन्होंने कितने ऑर्डिनेंस जारी किए, पीपल्स पार्टी ने कितने किए। उन्होंने कहा मैं तो अभी उनसे बहुत पीछे हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि या तो ये गैर आइनी गैर कानूनी काम होता फिर तो था, लेकिन ये आइनी और कानूनी तरीकाकार है। और साथ ही उन्होंने कहा जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है और जिस तरह से सूरत हाल है, अगर हम ऑर्डिनेंस भी जारी ना करें, कानून साजी ना करें, फिर तो सब चीज़ें जो हैं वो रुक जाएंगी, कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो इलेक्शन के हवाले से, जैसे उन्होंने कहा डस्का में आपने देखा जो कुछ हुआ, वो कहते हैं कि हम तो
चाह रहे हैं कि अपोजिशन भी हमारे साथ आकर हम बैठें और हम ऐसी इस्लाहात लाएं, हम ऐसा काम करें कि 2023 का जो इलेक्शन है वो इतना साफ और शफाफ हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, चाहे इंटरनेट के जरिए वोटिंग हो, ओवरसीज को भी उसका हक दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी वोटिंग हो कि उसके ऊपर एक तो किसी कोई सवाल ना उठाए और दूसरा साफ और शफाफ इलेक्शन हो। ऐसा ना हो कि जो इल्ज़ाम लगता है कि वोट डाला किसी और को, निकला किसी और को, तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो जो हमने इस्लाहात लाए थे, जो हम लाना चाहते हैं, इस हवाले से दोबारा उन्होंने बताया कि उनकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बात हुई है और वो इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट पेशरफ्त करने जा रहे हैं। महंगाई के हवाले से उन्होंने बात की कि मैं मुसलसल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी कंसर्न है महंगाई के ऊपर और वो कहते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गंदम है, चीनी है और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑयल है, ये चीज़ें, ये उन्होंने कहा कि हुकूमत से रिलेटेड हैं चीज़ें, तो कोशिश कर रहे हैं कि इनके रेट हम नीचे लाएँ। और साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके हवाले से उन्होंने बताया। उन्होंने ये सारी चीज़ें उन्होंने जो इनिशिएटिव थे हुकूमत के वो बताकर कहा कि इन तमाम कंस्ट्रक्शन पैकेज हो, ये इन तमाम चीज़ों के जो असरात हैं वो कम अज़ कम 1 साल लगेगा कि इनके असरात आवाम तक पहुँचेंगे, लेकिन हमें अंदाज़ा है लोगों की मुश्किलात का, महंगाई का और तमाम चीज़ों से हम आगाह हैं। इसके अलावा सदर पाकिस्तान ने बात की और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम कोशिश करेंगे कि हम अपने किसी प्रोग्राम में अपने देखने वालों को बताएंगे कि ये जो हुकूमत अब ला रही है, सोशल मीडिया के हवाले से रूल्स ला रही है, ऑनलाइन कंटेंट के हवाले से रूल्स ला रही है, इसके ऊपर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये जी ऐसे रूल्स लाए जा रहे हैं जो आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है, जो पाकिस्तान में लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मसला ये है कि आपने देखा कि डिसइंफो लैब ने जैसे भारत का एक पूरा नेटवर्क पकड़ा कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, फ़ौज और पाकिस्तान के दीगर इदारों के हवाले से जिस तरह से वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे और डिसइंफो लैब ने उस सारे प्रोपेगेंडे को, उस सारे नेटवर्क को पकड़ा। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग दुश्मन के उस बयानिए का हिस्सा बनते हैं, दुश्मन के उस एजेंडे का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत के हवाले से झूठे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, पूरी मुहिम चलाई जाती है, लोगों के जहन में जो है बदएतमादी पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि 5 साल से कानून तो बन गया लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स हैं वो आज तक नहीं बन सके। जो बनने जा रहे थे उसके हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया, उसमें एनजीओज भी शामिल थी। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग जिनको बैरूनी फंडिंग होती है, जिनके सियासी मकासद हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया रूल्स बनने चाहिए, उनके दिफाज होना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ाम लगाता है या किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाता है, किसी जमात पर लगाता है, किसी इदारे पर लगाता है, तो उसको सबूत देने चाहिए और ऐसे एजेंडे का और ऐसी मुहिम का ऐसा नहीं बनना चाहिए जो पाकिस्तान के दुश्मन आगे बढ़ा रहे हैं। और अब आप देख चुकी हैं कि इंडिया किस तरह से बार बार कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को शिकस्त देनी है तो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना होगा, पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की फ़ौज पर जो एतमाद है उसको कमज़ोर करना होगा, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो सोशल मीडिया का हथियार है। हम अपने नाजरीन को इस प्रोग्राम में ये कैटेगोरिकल बताना चाहते हैं कि जितने डिजिटल मीडिया के हवाले से लॉज हैं उनका हरगिज़ मकसद जो है वो आज़ादी इज़हार राय को दबाना नहीं है। उसका मकसद पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडा है, पाकिस्तान के दुश्मनों की जो साजिश है उसको नाकाम बनाना है। इसके अलावा अदालती निज़ाम के हवाले से बात हुई। सदर पाकिस्तान ने कहा कि अदालतें आज़ाद हैं, हमारे मातहत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल बेबसी का एक तरह से इजहार किया कि हम अदालती मामलात के ऊपर जो लाखों केसेस पेंडिंग हैं उस हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते। साने मॉडल टाउन के हवाले से बात हुई, उन्होंने कहा वो मामला अदालतों में है, बरह रास्त हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते। आइंदा इलेक्शन के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि मीडिया जो है वो बैलेंस करने के लिए करप्ट लोगों को भी एयर टाइम देता है, उनको बिठाता है। और उन्होंने कहा कि जब आप घर में किसी बंदे को बुलाते हैं, ईमानदार को, तो आप ये तो नहीं करते ना कि आप अपने घर में एक करप्ट को भी बुला लें कि मैंने बैलेंस करना है। तो मीडिया को ठीक कहना चाहिए, गलत को गलत करना चाहिए। जहां मीडिया सियासत में बात करता है वहीं मीडिया को अवाम के जो असल इशूज़ हैं, जो अवेयरनेस है, जो एक तरह से पब्लिक सर्विस मैसेजेस आप कहें या जो अवाम के अवेयरनेस के लिए जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी मीडिया को बात करनी चाहिए ताकि लोगों में आगाही आए, पाकिस्तान आगे बढ़े। और उन्होंने कहा कि बीमारियों के हवाले से खास तौर पर उन्होंने कहा आगाही देने की जरूरत है। ठीक है सदीक, बहुत शुक्रिया। मुझे भी क्लोजिंग का कहा जा रहा है, हमें भी आगे जाना है क्लोजिंग की तरफ। और जाने से पहले नाजरीन
पैमरा के जो चेयरमैन है अब तक अपनी उसी हठधर्मी पर कायम है। अब तक किसी इदारे की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। आए दिन वो शख्स सिर्फ उसकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में चंद दिन के बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करता है, कभी नोटिस भेजता है, कभी लाइसेंस को मुअत्तल करता है। मेरी आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतल्लिका हुकाम से बाकायदा ये गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर वहाँ पर लाया जाए, उस कुर्सी पर बिठाया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।